नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस, उनके बढ़िया आर्टिकल्स का एनालिसिस, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। रोज हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो सबसे बढ़िया आर्टिकल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, उन्हें और उनका कॉज क्या है और उनका इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ पर, हम इसे इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। अब इसके हेडिंग में ही बहुत लोगों को डाउट हो जाएगा, स्पेशली जो आप कह सकते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और या फिर स्टॉक मार्केट वगैरह में ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। कई लोगों को पता होगा जो साइंस फील्ड से, ऑफकोर्स जो पेट्रोलियम से जिन्होंने पढ़ाई की है, ओएमसीज में फील द हीट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। कई लोग ये हेडिंग देखकर इस आर्टिकल को छोड़ देंगे अगर आज वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको हम एनालाइज करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो शुरुआत करना है इसके फुल फॉर्म से। क्या है ये? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज हम बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। कौन कौन से एग्जांपल बताइए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की? जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये लिस्टेड कंपनीज है। आईओसी हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है? पेट्रोल पंप्स हैं, तो ऑयल मार्केटिंग है ये, ठीक है। यहां पर आपको देखना है, कहा गया दे में फील द हीट। ये फील द हीट मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। फील द हीट मतलब नुकसान झेलना पड़ सकता है, सहना पड़ सकता है कुछ दर्द। ऑफ किसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता है? ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जो भी हम यूज करते हैं वो क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हेडिंग का मतलब तो समझ गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी जो कंपनीज है, सॉरी, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनको फील करना पड़ेगा हीट, मतलब थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अच्छा ये बताइए, जब तेल के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे अभी 100 के पास चले गए इंटरनेशनल मार्केट में, पहले 60 हुआ करते थे 2-3 महीने पहले, ठीक है। $60 में एक बैरल मिल जाता था, और एक बैरल से आप फिर वो जाता था रिफाइनिंग कंपनी के पास, जो कि वहाँ उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरी चीज़ें निकालती हैं, दूसरे केमिकल्स भी। अब 60 से ये हो गया 100, तो अच्छा खासा बढ़ गया, है कि नहीं? जब 100 पे पहुंच गया तो कोई कंपनी है जिसे फायदा होगा और किस कंपनी को नुकसान होगा। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और आपको पता आगे और फोरकास्ट बढ़ने का है, तो कौन सी कंपनी से आपको दूर रहना और कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा साल में कई बार होगा। क्रूड ऑयल क्रैश भी करेगा और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इंडिया का जो ट्रेड अकाउंट है ये प्रेशर में आ सकता है, ठीक है। ट्रेड अकाउंट मतलब क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ट्रेड तो यही होता है ना। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया एज अ कंट्री क्या है? एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है। तो ट्रेड अकाउंट जो है ना, इस पे प्रेशर आ सकता है, ये इस पे दबाव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक इन्फ्लेशन पुश आएगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। महंगाई क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि महंगाई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं ना, हर चीज़ को बनाने के लिए और उसे कहीं से वहाँ से कहीं और ले जाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। बिना एनर्जी के कुछ नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से, फूड, न्यूट्रिशन जो मिलता है हमें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये मिलता है एनर्जी फूड से। और वैसे ही हमारे फूड को भी एनर्जी देना है, या बाकी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है उनको एनर्जी देना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे, तो सारी बाकी चीज़ें भी महंगी होने लगेगी, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, उनको बनाने, मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी चाहिए, सारा क्रूड ऑयल कहीं हर जगह अप्लाई होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, सिर्फ 15% ऑयल हमारा जो है इंडिजिनस है, आप कह सकते हैं। 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और 50% जो हमारे गैस का कंजम्पशन है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो रिबाउंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, रिबाउंड मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले गिरी हुई थी, अब बढ़ गई, ठीक है। ये पहले ऐसे गिरी फिर बढ़ गई, तो ये होता है, इसको क्या कहते हैं हम? रिबाउंड। इसको ऐसे याद रखिएगा, ये जो वी शेप बनता है, ठीक है, ये रिबाउंड है, नीचे गिर के ऊपर जाना। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बाउंड टू लीड टू अ हायर फ्यूल डिमांड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, देखिए इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है कि नहीं,
और कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ भी रहे हैं तब भी इनकी डिमांड तो और बढ़नी ही है, क्योंकि मशीन चल रही है, ट्रक्स चल रहे हैं, रेलवेज चल रहे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो कंपनीज हैं वहाँ देखेंगे आप ये यूज़ हो रहा है क्रूड ऑयल। तो डिमांड तो इसकी बढ़ती ही रहनी है, क्योंकि जब तक ग्रोथ हो रहा है इसकी डिमांड बढ़िया रहेगी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये इसके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। पहले दो कौन से हैं ज़रूर अगर किसी को पता हो तो हमें आज कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसका आंसर हम देंगे अगले वीडियो में। तो इंडिया तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, तो बाकी जो दो हैं नंबर 1 और नंबर 2 पे वो कौन से हैं? तो इट इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स विच हेल्प्स कॉम्पनसेट टू सम डिग्री। आपने रिलायंस में सुना है कि रिलायंस जो है वो करती क्या है? उसकी ऑयल रिफाइनरी है, राइट? आपने सुना होगा ऑयल रिफाइनरी। ये क्या करता है? ये जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं ना सऊदी अरेबिया से, और अभी हम खरीद रहे थे रशिया से भी, तो एक क्रूड ऑयल जो है ये एक बैरल आता है आपके पास और ये कच्चा तेल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कच्चा तेल। तो इस बैरल को आप कह सकते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और भी बहुत सारे केमिकल्स है, सब कुछ है, जिससे आपको इसे रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करती है? ऑयल रिफाइनरीज करती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वहां से हमको थोड़ा पैसा मिल भी जाता है, ठीक है, क्योंकि हम पैसा पे भी तो कर रहे हैं ना काफ़ी ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, हमारी ऑलरेडी डिमांड इतनी ज़्यादा है खुद की। तो ये दूसरी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो रिसेंट प्राइस सर्ज आया ना, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, रीज़न क्या था इसका? एक तो सबसे पहले प्राइस इससे बढ़ गया क्योंकि जो क्रूड ऑयल है ना इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले, अगर आप न्यूज़पेपर आज देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे पहले व्यूअर्स उन्हें पता है कि रशिया और सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई हम डेली जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें से अब कट करने वाले हैं। और ठीक है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम 9 मिलियन 90 लाख बैरल बनाएंगे पर डे, प्रोड्यूस करेंगे सॉरी, और पूरे साल के लिए। और पहले कितना करते थे? 11 मिलियन बैरल्स पर डे अक्टूबर 2022 में, ठीक है, और अभी सितंबर 2023 चल रहा है और अब ये 2 मिलियन कम हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पर डे है। रशिया ने भी क्या कहा? रशिया ने कहा कि वो 9.4 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है और इसने कहा कि 3 लाख बैरल्स कम कर देगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो किसी चीज की मार्केट में अगर सप्लाई कम कर दी जा रही है बार बार और डिमांड उतना ही है तो उसका प्राइस बढ़ना ही है कि नहीं? क्योंकि बाय करने वाले 10 लोग हैं, अभी भी 10 लोग हैं, लेकिन जो सप्लायर थे वो 10 में बनाते थे पहले, अब बना रहे हैं 6। तो अब वो 10 लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि उन 10 में से सिर्फ 6 को ही मिलना है वो सामान, है कि नहीं? क्योंकि सप्लायर सिर्फ 6 है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसे पे करेगा उससे वो मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइस इंक्रीज होता रहता है जब भी अगर आप बेसिक लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया जो है वो हाइक कर रहा था अपने इंपोर्ट्स फ्रॉम रशियन क्रूड ऑयल। ये भी हमने बहुत बार कवर किया कि किस तरीके से इंडिया ने रशिया से पूरा अपने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया सस्ते दाम पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्काउंट मिल रहा था, रशिया अच्छा खासा डिस्काउंट पे दे रहा था हमें, और ये डिस्काउंट जो था वो था $30 पर बैरल का, जो कि बहुत बड़ा है। और अब ये डिस्काउंट सिर्फ रह गया है $14 पर बैरल, रेट्स इतने बढ़ गए उनके भी, ठीक है। तो रशिया भी 34% मार्केट शेयर होल्ड करता है इंडियन इंपोर्ट्स में। हम जो भी हमारा ओवरऑल इंपोर्ट है उसमें से इस वक्त 34% हम रशिया से ले रहे हैं, जो कि पहले 44 तक हो गया था अप्रैल में, ठीक है। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी रशिया पर। और इंडियन क्रूड बास्केट जो है अगर आप देखें इस वक्त, ये हम ले रहे हैं 82 टू $83 पर बैरल अप्रैल अगस्त के पीरियड के लिए ये कॉस्ट। और ये कितना मान के चल रहे हैं, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं हमारा कॉस्ट किस तरीके से, किस स्पीड से बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखें तो जो ग्लोबल इकोनॉमी क्योंकि डाउन टर्न में है, तो हम बैलेंस कर सकते हैं इंपोर्ट्स को, ठीक है। किस तरीके से? इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना भी डिफिकल्ट है। तो इसकी वजह से जो हमने आर्टिकल की शुरुआत की थी, दोबारा हम वहां आते हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है, ये देखिए इट में डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हैं, वर्ड काफी बार आएगा डिटीरियोरेट, और वैसे भी बहुत कॉमन वर्ड है। तो यहीं से हमने शुरू किया था। आप याद करें कि इंडिया का ये देखिए ट्रेड अकाउंट कुड कम अंडर प्रेशर, और यही ट्रेड अकाउंट की हम बात कर रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कि आप कितना बेचते हैं कितना खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम
नेगेटिव जा सकते हैं, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। एक अच्छा सिनारियो इंडिया के लिए क्या हो सकता है? एक अच्छा सिनारियो इंडिया के लिए एक तो ये हो सकता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो रहें ज़्यादा इंपोर्ट से, ताकि पैसे ज़्यादा आएँ और पैसे जाएं कम, है कि नहीं? और एक बुरा सिनेरियो क्या होगा, जब इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करने लगे तो पैसे आ कम रहे हैं और जा ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, एक ये सिनेरियो हो सकता है। तो ये हम नहीं चाहेंगे। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट कब क्रिएट होता है? ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है ये तब होता है जब हमारा इंपोर्ट जो है, यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट बढ़ गया, बढ़ा है किससे? एक्सपोर्ट से। तो इस वर्ड को भी याद रखें, करंट अकाउंट डेफिसिट भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके घर में खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम हो रही है आज, तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट में हैं एक्चुअली। टेकन टुगेदर जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका, इसकी वजह से और प्रेशर आ सकता है रुपए पे। आप सोचिए, सिर्फ क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से हम कितनी चीज़ों पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब हमारा रुपया भी कमज़ोर हो जाएगा, ये कह रहे हैं, इसकी वजह से रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो उससे और चीज़ें दिक्कत होंगी हमें। क्यों? रुपया, अब रुपये की वैल्यू कम हो गई, तो अब हम जो भी चीज़ें खरीद पाते थे, मान लीजिए आज रुपया 10% नीचे चला जाए डॉलर के अगेंस्ट, तो हम जो चीज़ें खरीद रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो 10% महंगी हो जाएंगी हमारे लिए। एक्सपोर्टर को फायदा होगा, जो बेच रहा है उसे फायदा होगा क्योंकि अब उसे 10% ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ जो इंपोर्ट कर रहा है उसे नुकसान होगा, ठीक है। और एक तो इलेक्शन का भी प्रेशर है। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि महंगाई दर बहुत बढ़ जाए, रुपया बहुत गिर जाए, ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, राइट, उनकी इमेज के लिए। तो इसीलिए ये दिक्कत होगी कि ये जो है पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल आपको मिलने वाला है ये शायद बढ़कर ना मिले, क्योंकि अब इन कंपनीज पर प्रेशर क्या रहेगा कि आप जो है पेट्रोल के दाम अभी मत बढ़ाओ, अभी इलेक्शन है, जनता नाराज हो जाएगी, आप इसे बाद में बढ़ाइए, इलेक्शन के बाद, ठीक है। चाहे हाउस होल्ड गैस की बात हो या चाहे पंप की बात हो। और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल और दूसरी कंपनीज जो हैं, ये इन्हें यहाँ लॉस झेलना पड़ सकता है और शेयर करना पड़ सकता है लॉसेस। तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है OMCs के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस वक्त मार्केट में, इंडियन ऑयल में या दूसरी कंपनीज में ऑयल वाली, तो इस बात को ज़रूर फैक्टर इन करें और देखिए कि आपकी जो शेयर प्राइस है कंपनी का, उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर इन्हें रिटेल जो प्राइजेस हैं ये नहीं बढ़ाने दिया गया इलेक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, ऐसा सालों से होता आ रहा है, कई सालों से, दशकों से, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू आ सकता है। अब चाहे गैस की बात हो, LPG की, या चाहे पेट्रोल की बात हो, तो यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। और ज़रूर इसे एनालाइज करें और बताएं अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टेड है अभी PSUs में, जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल सेक्शन का आर्टिकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। यह है एम्प्लॉयमेंट चैलेंज के बारे में। इस आर्टिकल का ये कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है ना इंडिया में, हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ये जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें कितना दम है और क्या कुछ अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं इसको करने के लिए, या फिर ये इस तरह कह सकते हैं कि क्या एनेक्डोटल है, किस तरीके से इन्होंने लिखा है इसे। लेट्स एनालाइज दिस, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी चैलेंजेस है इंडिया के लिए, इनका ये कहना है, वो ये है कि इंडिया, चांस फॉर इंडिया हैज बीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है लोगों की, और स्पेशली जो यंग लोग हैं, राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें कुछ पर्पस दे लाइफ में, कुछ जॉब्स दें, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो बिजी रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होने के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ के, सिंस मिड 1980s की बात हो रही है ये, तब से आज से 53 साल पहले से शुरू ये डेटा ले रहे हैं, जो डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में, वो एल्यूजिव ही रहा है, कुछ खास नहीं रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, राइट। और आप देखें अगर एम्प्लॉयमेंट सर्वेज गवर्नमेंट के और जो स्टडीज है बाय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने पीरियोडिकली, मतलब हर कुछ दिनों पर ये अंडरलाइन किया है कि कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स में, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कई सारे जो सर्वेज और एनालिसिस किए गए हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा भी, उन्होंने पीरियोडिकली हर कुछ समय पर इंटरवल पर ये अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया कि देखिए कुछ
स्ट्रक्चरल फ्लॉज है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो आउटकम निकल के आ रहा है, जैसे हम लेट्स से 100 करोड़ रुपए में हम सड़क बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बड़े हाईवे का, हम चाहते हैं कि उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, उतनी नहीं क्रिएट हो पा रही है, कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉ है इसमें, ठीक है। तो आउटकम जो है उसमें कुछ फ्लॉ है, इसका मतलब ये है। तो जो नई रिपोर्ट आई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, जिसने यूज किया है डेटा अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सेंसस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली मैप किया है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को ओवर टाइम, ठीक है, जो कंडीशंस हैं एक एम्प्लॉयमेंट के उनको मैप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे कुछ हेडलाइन डेटा पॉइंट्स और कंक्लूजन्स हैं जो कि वाइडली एक्नॉलेज किए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये सही है, से एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसमें चर्चा की बहुत ज़रूरी है, हम सब भी इस पर चर्चा करें और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर में लोग हैं, वो भी इस पर चर्चा करें, ये बहुत ज़रूरी है, इस आर्टिकल का ये कहना है। तो स्टडी क्या हाईलाइट करता है देखते हैं। स्टडी का ये कहना है इनके हिसाब से कि जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स इन नॉन फार्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये बात तो सच है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ जब मैक्सिमम लोग खेती किया करते थे, अब अगर आप देखें तो जो नॉन फार्म सेक्टर है, जो खेती वाले सेक्टर नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इस टाइम पे इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनका ये कहना है कि इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू वेल पेइंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। 1983 से 2019 तक जो शेयर है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का, ये बढ़ा है 20 परसेंटेज पॉइंट, ठीक है, 20 परसेंटेज पॉइंट। लेकिन जो रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3% बढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जहां आप सैलरी पे काम कर रहे हैं, फिक्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया आपको एक दिन के 200 रुपये मिले या 400-500 रुपये मिले, उसके बाद फिर आपको कल कोई काम नहीं है, परसों कोई काम नहीं है, फिर आपको अगले हफ्ते काम मिल रहा है, तो ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देखिए है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गया है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3% बढ़ा है, जबकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है 20%। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये है 2% से भी कम, और इसका मतलब इफेक्टिवली यही है कि जो लोग मूव कर रहे हैं आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये लो पेइंग कैजुअल वर्क में जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का काम छोड़ के ये बहुत ही लो पेइंग कैजुअल वर्क में चले गए, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ये नोट करने लायक बात है कि जो आप कहेंगे जो भी मेन हैं उन्होंने मूव किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, लार्जली टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अगर वो फार्म सेक्टर छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब ये था आउट ऑफ फार्म सेक्टर मेंट एन एग्जिट फ्रॉम लेबर फोर्स फॉर वुमेन। जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल इंडिया में, ये ड्रॉप हो गया ओवर 40% इन 2000 टू अबाउट 28%, और जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बढ़ रहा है 2019 से। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, लार्जली ड्यू टू डिस्ट्रेस लीडिंग मेनली टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। A low female labor force participation rate also means that India's overall workforce participation rate remains depressed with implications for overall growth। यहाँ पे बात हो रही थी सबसे पहले ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद हमने बात किया कि ये नोट करने की बात थी कि जो मेन है इन्होंने मूव किया है लार्जली कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले गए, ठीक है। फार्म पे पहले काम कर रहे थे, खेती का काम कर रहे थे, वहां से चले गए कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो लेबर फोर्स में वुमेन थी ना उनका काम चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा गया पिछले 50 सालों में कि जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना रूरल इंडिया में, ये 40% से घट के 28% पे आ गया है। मतलब पहले 40% महिलाएं जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी वर्कफोर्स में, वो काम कर रही थी, ठीक है, जब भी फार्मिंग एक्टिविटीज हो रही थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही थी उसमें। लेकिन अब ये ड्रॉप होकर आ चुका है 28% पे। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब किस रेट पे फीमेल जो है ओवरऑल पार्टिसिपेट करती हैं लेबर फोर्स में, ये इंक्रीज हो रहा है 2019 से। लेकिन इनका कह रहा है कि इंक्रीज भी हो रहा है, उसका कोई अच्छा रीजन नहीं है। रीजन क्या है, रीजन है कि डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फिर काम कर रही है, ठीक है।
तो जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसका मतलब ये भी है कि इंडिया ओवरऑल जो है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा डिप्रेस रहेगा, ठीक है, जब तक फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑफकोर्स 50% जो है इंडिया में वोटर्स भी फीमेल है इस वक्त पे, ठीक है। तो इसकी वजह से इम्प्लीकेशंस होंगी हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है यंग और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के लिए जो लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं। आप सबने फील किया होगा जो भी इस वक्त इस आर्टिकल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टडी एनालाइज अंडरलाइन करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये अबव 15% है ग्रेजुएट्स के लिए, ये 42% हो जाती है यंग ग्रेजुएट्स के लिए, आप सोचिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये फेयरली लो है ओल्डर और लेस एजुकेटेड लोगों के लिए। जो बड़े हैं और लेस एजुकेटेड है उनके लिए एक्चुअली बेटर है सिचुएशन इंडिया में। इसका मतलब इंडिया इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा है एजुकेटेड लोगों के लिए। इट इज ऑल्सो लाइकली कि यंग ग्रेजुएट्स हैं या तो इनके पास राइट काइंड ऑफ स्किल्स नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं बहुत सारी कंपनी कैलकुलेट ये अगर आप एनालाइज करती हैं कैलकुलेट करती हैं तो देखती हैं कि इन पे हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हम इन्हें कुछ सिखाएंगे, उसके बाद वो काम करने के लायक होंगे। तो कॉलेजेस जो है इन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। वन ऑफ द एनकरेजिंग फाइंडिंग्स ये है कि जो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है ये इंप्रूव हुई है, लेकिन सारी कम्युनिटीज के लिए नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2004 में 80% जो थे, 80% ऑफ द सन्स ऑफ कैजुअल वर्कर, जो कैजुअल वर्कर थे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं, आज मिल रहा है काम नहीं मिल रहा है, जो इनके बेटे थे 80% जो इनके बेटे थे वो इंगेज थे कैजुअल लेबर में, ठीक है। अगर आप देखें नॉन शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल ट्राइब्स जो प्रोपोर्शन था ये ड्रॉप हो गया टू 53% बाई 2018। तो जो नॉन एससी और नॉन एसटी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, नॉन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, उनके साथ अलग हुआ। पहले तो क्या था 80% जो थे उनके बच्चे भी वही कर रहे थे, बेटे भी कैजुअल लेबर का काम, लेकिन अब ये ड्रॉप होके आ गया है 53%। तो 53% ही उनके जो सन्स हैं वो कैजुअल लेबर का कर रहे हैं, लेकिन जो SC/ST कम्युनिटी है ऑफकोर्स उनके लिए ये कम है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। देखिए तो हम अभी इसके एनालिसिस को देखेंगे। जो रियल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वो अच्छे जॉब्स इनफ क्रिएट नहीं कर पाया है, और ये स्टडी ये भी नोट करती है कि ओवर लॉन्ग रन GDP ग्रोथ जो है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। अनकोरिलेटेड का मतलब आप बता सकते हैं क्या है? अनकोरिलेटेड मतलब इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोरिलेशन जैसे हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप 1 साल का जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, उससे आपकी सैलरी बढ़ती है मान लीजिए 10% हर साल, ठीक है, कोरिलेशन है। लेकिन मैं बोलूँ 1 साल ये हुआ आपने काम किया, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, अगले साल 1% बढ़ गई, उसके अगले साल घट गई 2%। तो यहाँ कोई कोरिलेशन है आपके एक्सपीरियंस और इसका? कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है GDP ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। जरूरी नहीं है कि इंडिया की GDP 50 हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं। हायर ग्रोथ रेट जो होता है ओवर द ईयर्स, इसे ये कभी भी मैच नहीं कर पाया बाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कहीं भी अगर आप देखें, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हुई है उस हिसाब से, जहां भी GDP ग्रोथ हुआ है बहुत ही बढ़िया, और फ्यूचर ग्रोथ भी है, इसका सिमिलर ही आउटकम होगा, ठीक है। इसका एक रीजन क्या है, वो है राइज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती रहेगी तो आगे क्या होगा, एक आदमी 3 आदमी जितना काम का भी काम कर लेगा, 6 का भी कर लेगा। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से काम जो है वो बहुत कम लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोगों का काम, तो एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट नहीं हो पाएगी। और इट इज ऑल्सो लाइकली कि जो ग्रोथ है इंडिया में, अनलाइक मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ये लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग से ड्राइव नहीं हुई है। और ये ऐसा सेक्टर है ना, लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये अच्छे खासे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इसके पास पोटेंशियल है टू एंगेज पीपल कमिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना है। हमारा लेबर फोर्स मेन कहाँ अटका हुआ था हमेशा से, एग्रीकल्चर में। तो बिगेस्ट रिस्क क्या है जॉबलेस ग्रोथ का, कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, और पॉलिसी मेकर्स को इससे बहुत डर के रहना चाहिए और चिंता करना चाहिए। जॉबलेस ग्रोथ, इस टर्म को आप हमेशा अभी याद रखिएगा पढ़ने के बाद, इस पर और आप स्टडी करिएगा मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा जो सिचुएशन होता है यहाँ पे लोग खुश होते हैं कि GDP ग्रो कर रही है, कंपनीज पैसा कमा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं जिस हिसाब से इकोनॉमी और कंपनीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो
मिलते हैं कल फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।